हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.30 जो कि आपकी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग 11 नंबर न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। तो ये इसकी शेप है, मुझे बार-बार ड्रा करने की ज़रूरत ना पड़े, दैट्स व्हाई मैंने इसे कट कर लिया था, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है कि डिटरमाइन करें क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद द हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द एम्पलीफायर। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से उसका क्या मतलब है, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है, एफ एच से उसका मतलब के लेना देना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे मिलर्स मेथड का इस्तेमाल करूँगा। वो कहता है डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालें। तो डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, हाई फ्रीक्वेंसी के रिस्पांस के चक्कर में, वो इसका उल्टा होती है, मतलब कि वो वाली फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है जो हायर फ्रीक्वेंसी में सबसे लो फ्रीक्वेंसी दे रहा हो कैपेसिटर। लेकिन हमने क्या करना है, हमने दोनों कैपेसिटर्स को मिला के बात करनी है। एक ही फ्रीक्वेंसी आएगी जो आपकी डायरेक्ट हायर फ्रीक्वेंसी होगी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी, प्लस डोमिनेंट भी होगी, ठीक है। सब रिलेशंस उसके वहीं पे कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट फार्मूले से ही करवा सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल है मैं आपको इसका सर्किट ड्रा करना सिखाऊं। बच्चों आप अगर इसकी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आएगी। न्यूमेरिकल नंबर 1.26, उसके बाद 28, 29 और ये 30, ये सारे आपस में रिलेशन रखते हैं। अगर आप एक सीडी के थ्रू चलते आ रहे होगे तब भी समझ पाओगे, अदरवाइज मुझे ना कहना। तो करना क्या है जी, इस जब आप मतलब कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट को ड्रा करते हैं ना, तो आपने पता क्या करना होता है बच्चों। आपने जो दूसरे कैपेसिटर होते हैं, एक होता है ये C1, CC1 और CC2 और CC, ये तीन कैपेसिटर, इन तीनों को आपने शॉर्ट कर देना है। और बाकी का मेथड तो आपको पता है, वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट करने हैं, करंट सोर्सेज ओपन करने हैं, तो वो वाला सारा प्रोसीजर है। तो चलें यहाँ इसका सर्किट बना देता हूँ मैं आपके लिए, वैसे मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये अपना AC वोल्टेज सोर्स है, डेट्स वाई इसे तो हम नहीं करेंगे शॉर्ट। तो ये V सिग्नल आ गया, ठीक है बच्चों। इसे V इन के नाम से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ, मैंने V सिग्नल कह दिया, चलें कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अपना RS का रजिस्टर है जो कि 500 ओम है, 500 भी नहीं है, 50 ओम है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है बच्चों R1 और R2। अब देखिए होता क्या है, जब VCC को हम शॉर्ट करके ग्राउंड करते हैं ना, तो इसका एक टर्मिनल R1 का एक टर्मिनल हो गया ग्राउंड, और दूसरा टर्मिनल देखें R2 के साथ यहाँ पे कॉमन है, तो R2 का भी दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। अपर और लोअर टर्मिनल जब दो रजिस्टर के कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं, और इन दोनों का जो पैरेलल हमारे पास आता है वो आता है 4.11 किलो ओम, ठीक है। ये मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, इस वजह से मैं बता पा रहा हूँ। उसको बच्चों मैंने इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन को RB का नाम दे दिया, ठीक है। RB इज इक्वल टू 4.11 किलो ओम। अब आगे बढ़ते हैं। देखें इसके बाद बच्चों आती है बारी C1 के कैपेसिटर की। उसको तो हमने सीधी सी बात की है, शॉर्ट कर देना है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। आगे शुरू हो जाता है टर्मिनल बेस का। बेस के टर्मिनल के साथ ही आपको पता है यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर लगा होता है जिसका नाम है R पाई। R पाई की भी वैल्यू निकालनी होती है, तो वो मैंने आपको बता दी हुई है कैसे निकालनी है, ठीक है जी। और देखो बच्चों, जब RE यानी कि एमीटर का जब टर्मिनल आएगा, एमीटर का टर्मिनल, तो RE के जो कैपेसिटर होगा CE, उसे मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। उसे अगर यानी कि ये C2 जो कैपेसिटर, इसे जब मैं शॉर्ट करूँगा, देखो RE का अपर टर्मिनल यहाँ पे CE वाली वायर के साथ कॉमन है, और लोअर टर्मिनल दोनों का ग्राउंड यानी कि लोअर टर्मिनल भी कॉमन है। जब इसकी रेजिस्टेंस से शॉर्ट करूँगा तो ये ज़ीरो होगी, R ज़ीरो हो जाएगी। और ज़ीरो को किसी भी मतलब कि कोई भी शॉर्ट वायर अगर किसी वायर के साथ पैरेलल में लगी हो तो पता क्या होता है, सारा का सारा करंट उसी में से गुजर जाता है। दैट्स वाई इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा शॉर्ट वायर, तो ये डायरेक्ट ग्राउंड ऐसे लग जाएगा, ठीक हो गया। उसके आगे वाला सर्किट तो आपको पता ही है। यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स होता है डिपेंडेंट GM V पाई। इसको आप यहाँ पे वोल्टेज मेंशन कर दो, अच्छी बात है, ताकि पता चले कि बच्चे को पता है। आगे मज़ीद बढ़ते हैं तो देखें बच्चों, आपको पता ही आगे कलेक्टर का टर्मिनल स्टार्ट होता है। ये कलेक्टर का टर्मिनल, कलेक्टर के टर्मिनल में सबसे पहले हमारे पास RC का रजिस्टर आता है। ऊपर वाला हमारा टर्मिनल, ये जो वोल्टेज सोर्स थे, हमने इसको क्या किया, शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया। डेट्स वाई ये तो इस तरह से RC आ गया और साथ में नीचे ग्राउंड आ गया, ठीक है। ये RC है और इसकी कितने रेजिस्टेंस है बच्चे, 2.2 किलो ओम। और उसके बाद आती है इस वायर की बात। इसमें भी हम C3 को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा और आगे RL आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब बात आती है कि यार इसमें हमने सारे कैपेसिटर ही खत्म कर दिए, तो पीछे रह क्या गया, पीछे रहता है असल कैपेसिटर, तो भी ड्रा होंगे जो हमने मतलब फॉलो अप करने हैं इसके लिए, इस सर्किट के लिए, हाई पास के लिए।
हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों उसके केस में पता क्या होता है, हमारे पास दो कैपेसिटर पाए जाते हैं। एक कैपेसिटर होता है बेस और कलेक्टर के सेंटर में, जिसे हम सी माइक्रो के नाम से जानते हैं। एक ये होता है सी माइक्रो, ठीक है। और एक कैपेसिटर होता है सी पाई के नाम से, जो बेस और एमीटर के सेंटर में पाया जाता है, सी पाई से कहा जाता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये क्यों, ये कहाँ पे डाटा दिया गया था। ये देखें उसी शेप के अंदर आपको लिखा गया था सी बी सी सी बी ई, ये वही कैपेसिटर हैं। देखें सी बी सी मीन्स है बी और सी के दरमियान वाला कैपेसिटर, जो सी माइक्रो है। सी माइक्रो कितना है जी, हमारे पास सी बी सी के इक्वल है, इस तरह से आपने लिख देना नीचे। और वो कितना है 4 पिको फैरेड। पिको होता है बच्चों 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। उसके बाद अपने पास है सी पाई। सी पाई इज इक्वल टू मतलब कि देखो सी बी ई, यानी कि बेस और एमीटर के सेंटर वाला कैपेसिटर, जो कि आपके सामने है सी पाई है। तो सी बी ई कितना है जी 10 पिको फैरेड, यानी कि 10 × 10⁻12 फैरेड। अब बात आती है, हमने बच्चों हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो मिलर्स मेथड के थ्रू हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालना काफ़ी ईजी है। एफ एच का डायरेक्ट फार्मूला आता है, पता क्या आता है, 1/2 पाई इंटू सी पाई प्लस सी एम, ठीक है। मिलर्स मेथड का कैपेसिटर, इसे डैट्स वजह से मिलर्स मेथड कहते हैं, क्योंकि इसके जो फार्मूला होता है ना मतलब कि फ्रिक्वेंसी का, उसमें मिलर्स मेथड का कैपेसिटर इंक्लूड हो जाता है। और जो बच्चों देखो सी एम जो है ना, सी एम बनता है सी माइक्रो की मदद से। देखो ये सी एम का फार्मूला है, सी एम इज इक्वल टू, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, सी माइक्रो इंटू 1 + GM आर सी पैरेलल विद आर एल। इसने किया क्या, असल में इसने किया क्या, ये चीज़ देखने वाली है। देखें इसने असल में ये काम किया है, सीएम ने सी माइक्रो के इफेक्ट को, यानी जो ये अपने सर्किट के ऊपर असर डाल रहा था उसको ऑब्जर्व कर लिया, प्लस ये जो आपकी आउटपुट साइड की जो आपकी रेजिस्टेंसेस हैं और करंट है उसको ऑब्जर्व कर लिया। यानी कि इसने इतने सर्किट का असर अपने अंदर ऑब्जर्व करके रख के दे दिया हमें। यानी ये ऐसे ही है जैसे प्लेटर हमें मिला हुआ है और ये सारे शवारमे इसके अंदर पड़े हुए थे वो हमें मिल गए हैं। देखो भाई को भूख लगी हुई है, आपके भाई को तो जहन में वही चीज़ आ गई है। तो ये कवर अप हो गया इसमें, ठीक है जी। तो सीएम यानी कि मिलर्स मेथड के कैपेसिटर ने इस पूरे एरिया के कैपेसिटेंस को कवर अप कर लिया, तो सीएम यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन अभी सी पाई का असर जो है वो देखें कैसे मिलेगा। देखें सी पाई जो है बच्चों, जब सी पाई होता है ना, यानी कि जब भी हम मतलब कि इनके ऊपर मतलब कि कह लो कि सी पाई का इफेक्ट करने के लिए मुझे आपको पता है आर सी पाई निकालनी पड़ती है ना, यही चक्कर होता है ना। तो आर सी पाई पता है कैसे हमने निकालनी थी, आर सी पाई निकालने के लिए हम दूसरे कैपेसिटर्स को क्या कर देते होते हैं, ओपन कर देते होते हैं। इसने ओपन हो जाना था, ठीक है, ये ओपन हो गया, ये सर्किट का लेना देना ही खत्म हो जाता है इस साइड के सर्किट का। अब देखो इसकी रेजिस्टेंस ऐसे देखने को मिलती है। देखो अगर मैं इस साइड पे देखूं, ये मेरा आर सी पाई है, मैं इस साइड के सर्किट को देखूंगा, ये जो लेफ्ट साइड का सर्किट है, तो देखो पहले नंबर पे आता है आर पाई, जिसका एक टर्मिनल क्या है बच्चों, एक टर्मिनल है बेस के साथ, यानी जाके आर बी के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, और दूसरा टर्मिनल आर पाई का डायरेक्ट देखें ग्राउंड है, आर बी का भी दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है, यानी ये दोनों पैरेलल में आ गए। उसके बाद आर एस का अगर देखा जाए, वी सिग्नल तो एक इनपुट सिग्नल है बच्चों, आप यही ऑब्जर्व करो, वी सिग्नल जो है ना कोई भी अपनी वो कह लो कि बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, ये ऐसे ही है जैसे ना होने के बराबर है अभी। तो इसका एक टर्मिनल आर बी और आर पाई के साथ यहाँ पे कॉमन हो रहा है आर एस का, और दूसरा टर्मिनल इसका ग्राउंड है। डेट्स वाई ये तीनों के तीनों पैरेलल में होते हैं। और आर सी पाई की जो रेजिस्टेंस बनती है वो आती है आर पाई, आर सी पाई की बात कर रहा हूँ, पैरेलल विद आर बी पैरेलल विद आर एस, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया मेरे बच्चों। अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम सी एम बच्चों निकाल के ले आते हैं। सी एम इज इक्वल टू, देखें सी माइक्रो कितना था, 4 × 10⁻⁻12 इंटू 1 + GM। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कैसे निकालना है, उसकी वैल्यू मैंने लिख के रखी हुई है इस बायोडाटा पे, देखो 0.128 है। तो आपने वो वीडियो देखनी है तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको समझ आनी है कि नहीं, क्योंकि ये आपकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप उन वीडियोज़ को नहीं देख रहे। आगे आर सी और बच्चों आर एल का क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन। तो क्या होगा, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लीकेशन, 2.2 × 3.6 है उसकी वैल्यू, या 5.6 है। अवर वैल्यूज का सम, ये होगा उन दोनों का पैरेलल, और ये साथ में किलो भी आंसर में देगा ही देगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू और हमें सीएम मिल जाता है। तो बच्चों ये सीएम हमारे पास आ चुका है। सीएम की वैल्यू देखें, ये आपके सामने 8.12
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। आप इसको लिख सकते हो 812 माइक्रोफैरड या 0.8 नैनोफैरड। ठीक है, आप चाहे 0.8 नैनोफैरड चलो लिख लो, 0.8 नैनोफैरड। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ तो मैंने एक कदम पीछे इशारे को करके -9 बना लिया। ठीक है, सी एम आ गया। अब सी पाई के लिए मुझे पहले ना, सी पाई तो सिंपल ही है, वो तो पुट हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन को पहले मुझे सॉल्व कर देना चाहिए, आर पाई इन सब के पैरेलल निकाल लेने चाहिए। तो ये मैं पहले निकाल रहा हूँ साइड पे। ठीक है बच्चों, तो जब एक से यानी दो से ज़्यादा रजिस्टर का पैरेलल लेना हो तो मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं। उसका तरीकाकार कुछ यूँ होता है, सब वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे पास। जैसे कि आपके पास आ गया आर पाई का कितना वैल्यू था बच्चों, ये आर पाई का वैल्यू मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। बच्चों यार करने की क्या ज़रूरत है, देखो आर बी आपने पता क्या करना है, पहले आर बी और आर पाई का पैरेलल निकाल लेना जितना भी आया, फिर वो जो पैरेलल आया होगा उसका पैरेलल आर एस के साथ रखना है। ठीक है, तो मैंने आर बी और आर पाई का पहले भी लिया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा लंबे स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो 0.93 किलो ओम आता है, इन दोनों का पैरेलल ना 0.93 के आता है। ठीक है, पैरेलल विद आर एस की कितनी वैल्यू है 50 ओहम। तो देखें 50 ओहम को मैं किलो में लेके जाना चाहूँ तो मुझे 50 को 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। अगर मैं इसको किलो में लिखना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा 0.05 के। अब आप इन दोनों का पैरेलल लें, आपको पता कैसे लेना है, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लीकेशन, नीचे सम, प्लस 0.05। ठीक है जी, और ये किलो में ही आएगा आपका। अभी आपको इसका भी मिल जाता है, तो लिहाजा देखते हैं कितना मिलता है। मेरे ख्याल में ये भी मैं कर चुका हूँ, मतलब कि ये जो भी स्टेप होने लगा 0.93 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 0.98। हाँ जी, तो ये गाइस आपका आता है 0.047 किलो ओहम। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब आप डायरेक्ट उठा के पुट करो यार एफ एच के अंदर, कोई ज़रूरत ही नहीं है रुकने की, डायरेक्ट ठोको यार इसको। हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को कहते हैं। ठीक है, जो आपको वो कह रहा है उसके अंदर क्या नाम है क्वेश्चन के अंदर, हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जिसको वो कह रहा है ना, उसको हम कहते होते हैं हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। बस ये है कि थोड़ी सी लैंग्वेज उसने चेंज करके आपको कन्फ्यूज़ किया हुआ है, और कोई चीज़ नहीं है, हमारे वाला ही सारा चक्कर है। ठीक है, तो सी पाई अपने पास कितना था बच्चों, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, सी पाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 प्लस सी एम कितना आया जी हमारे पास ओवरऑल हल करके 0.8 नैनोफैरड, यानी कि 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ठीक हो गया। और इन सब का रिस्पांस यानी कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारा कुछ करके 0.047 किलो 10⁻³ इस पूरे को कैलकुलेटर पे छापा मारो, एफ एच जो आएगी वही आपकी क्या नाम है वो होगी यार, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होगी, यही आपकी डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होगी। ओवरऑल आपका सारा आंसर ये है। तो ये देख लो बच्चों कितना बड़ा आंसर आया, कोई इसको लिखना पड़ेगा मेगा में ही। 1 2 3 4 5 एंड 6 4.2 मेगा 4.2 मेगा हर्ट्स, ये आपकी फ्रिक्वेंसी का आंसर है। अभी आप लिख दो कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी एफ सी इज इक्वल टू एफ एच इज इक्वल टू 4.2 मेगा हर्ट्स। आगे बच्चों छोटा सा फिक्रा आपने लिखना है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। आपने कहना है कि द डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू डोमिनेंट क्रिटिकल, यार इसकी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऐसे ना मतलब कि फंस जाओगे, मुझे पता है। आपने लिखना है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 4.2 मेगा हर्ट्स। ठीक है जी, इतना लिख के ना इसके आगे बस एक काम आपने करना है, ब्रैकेट के अंदर लिख देना डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी, डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन दिस इज योर आंसर। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।